हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज आवर फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट चैप्टर। वी आल्सो कॉल्ड इट स्टोइकोमेट्री, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। इसे स्टोइकोमेट्री नाम से भी बुलाते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ कॉमन टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सारे टर्म्स का क्या मतलब होता है। And in the upcoming video lectures, we will deal up with the points like mass of an atom, mass of a molecule, the concept of mole, ये सारी बातें। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो अपना टॉपिक है आइसोटोप्स। ना व्हाट इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स को डिफाइन कैसे करेंगे? तो आइसोटोप्स कहा जाता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स हैविंग। अब एक एलिमेंट का होगा तो याद होगा जब हम एलिमेंट पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि एलिमेंट कैटेगरी होते हैं जिनमें कि एटम्स को क्लासिफाई किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। यानी अगर एक एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी एक ही होगा, यानी सेम होगा। एटॉमिक नंबर इस केस में सेम आने वाला है। डन। फिर हम लोग बोल रहे हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, जहां पर में मास नंबर जो है वो अलग आ जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें कि अच्छा डिफरेंट मास नंबर, ठीक है जी, तो ये मास नंबर क्या है? तो जैसे x, अगर हम एक रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं किसी भी एक एलिमेंट का, तो इसमें नीचे लिखा जाता है z, ऊपर लिखते हैं a। तो ये जो a है इसे कहते हैं मास नंबर। ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जबकि z जो होता है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, अब आगे समझते चलेंगे। तो आइसोटोप्स में ये जो चीज है ये तो सेम होगा, लेकिन ये वाला चीज डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स मिलते हैं, H11, H12, H13। नाम है इसका प्रोटियम। ये करीब करीब 99.9% के करीब यही मिलता है। दिस इज प्रोटियम। दिस सेकंड वन इज ड्यूटेरियम, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। तीसरे वाले को ट्रिटियम कहते हैं। सो दीज आर दी वेरियस डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो है ये नॉर्मल हाइड्रोजन है। अगर जब भी हम हाइड्रोजन कहेंगे तो मेरे मन में इसी का विचार आ रहा होगा। ठीक है, ड्यूटेरियम को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक कंपाउंड होता है D2O, जिसे कहते हैं हैवी वाटर, क्योंकि वाटर के मुकाबले इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आगे समझते चलेंगे। ट्रिटियम, ट्रिटियम जो है दिस इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं। दीज आर, क्या है भाई? ये है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव का मतलब है ये रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशंस फिर तीन प्रकार के होते हैं। अगर हम पार्टिकल के रेडिएशन की बात करें तो अल्फा और बीटा रेडिएशन देखने को मिलता है। बीटा में फिर दो मिलता है, एक होता है बीटा प्लस, एक होता है बीटा माइनस। ये सब हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इन डिटेल डील करते हैं। अ, तो जब पढ़ेंगे तब आई टीच यू एवरीथिंग इन डिटेल। तो अभी अल्फा, बीटा और एक होता है गामा। गामा बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इसमें किसी प्रकार का पार्टिकल नहीं होता है, जबकि इसमें पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन निकलता है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसे नाम है बीटा माइनस। ठीक है, तो यहाँ ट्रिटियम जो है, यहाँ पर में अगर देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या तो एक ही है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या है 3 - 1, दैट इज 2। यहाँ बात करें तो न्यूट्रॉन भी एक, प्रोटॉन भी एक। यहाँ बात करें तो प्रोटॉन एक और न्यूट्रॉन जीरो। तो एक बात जो हम लोग कंक्लूजन के रूप में लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन ओवर हियर, इज दैट आइसोटोप्स आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ, आइसोटोप्स जो होते हैं ये क्रिएट होते हैं, आर क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग हो जाने के कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम हो लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या अगर अलग हो तो वो आइसोटोप्स क्रिएट कर देंगे, क्योंकि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम आने वाला है फिर वो भी अलग हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही जैसे ये तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात हुई, इसमें न्यूट्रॉन दो है।
तो ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का अपना एक कारण भी है, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो 2/1 होता है, जो कि वेरी हाई कंसीडर किया जाता है। जब ये रेशियो बहुत ज्यादा हो जाता है तो न्यूक्लियस जो है एक्सेस न्यूट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो टूटते हैं, और न्यूट्रॉन्स टूट के प्रोटॉन देता है और साथ में इलेक्ट्रॉन देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। इस चलते बीटा माइनस डी के कहते हैं। तो ये एक बात याद रख लेंगे फिलहाल के लिए, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे कि बीटा माइनस डी के शो करता है। डन। रेडियो एक्टिव होता है, बीटा माइनस डी के शो करता है। माइनस क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के अंदर का जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में बदलता है, साथ ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है। तो बाहर जो फेंका उस पार्टिकल को कैप्चर करके देखे तो वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसलिए बीटा माइनस डी के नाम है इसका। डन। अब अगर इसके बाद बात की जाए और कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो सम कॉमन अदर एग्जांपल्स आर लाइक दिस। जैसे कार्बन का एग्जांपल है 612, 613 ये बड़ा कम मिलता है, लेकिन हाँ 614 ये भी मिलता है। 614 जो है ये भी रेडियो एक्टिव होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये भी बीटा माइनस डी के शो करता है। इसमें भी न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो ही ज्यादा है। न्यूट्रॉन इसमें 8 है और प्रोटॉन 6 है, तो ये 1.33 का रेशियो है। ये रेडियो एक्टिव है। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है। ये वाला जो है कार्बन, ये नॉर्मल कार्बन है। दिस इज बेसिकली नॉर्मल कार्बन, जो हम लोग नॉर्मल कार्बन जानते हैं वो है ये। अच्छा, ये C14 जो है ये इसी टेक्निक के कारण, मतलब रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी के कारण, ये कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिससे कि एज ऑफ फॉसिल्स बताए जाते हैं। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, और भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का एग्जांपल है, नाइट्रोजन का 714, नाइट्रोजन का 715। जैसे ऑक्सीजन का 816, ऑक्सीजन का 818। सो दीज देयर आर वेरियस डिफरेंट आइसोटोप्स। अच्छा, एक बात याद रख लेंगे कि ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स हैव देयर आइसोटोप्स। जितने भी एलिमेंट हैं सभी के आइसोटोप होते हैं। ठीक है। एक पॉइंट और, आइसोटोप्स में पूछा जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है या अलग होता है। इस बात को समझ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें, दो आइसोटोप्स हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। ठीक है। और हमसे पूछा जाए कि अच्छा ठीक है बताओ, ये जो नाइट्रोजन 14 है इसका और ये नाइट्रोजन 15 का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा क्या? तो हाँ, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होता है। रीजन ये है कि जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का, वो डिफाइन होता है, डिपेंड्स अपॉन ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन चेंज हो जाता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम होने से केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो जाता है। जैसे अगर हम बोले फॉर एग्जांपल कि सोडियम जो है, जैसे हम बोले फॉर एग्जांपल कि सोडियम लूजेस वन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू इनटू क्या? इनटू सोडियम आयन। तो क्यों होता है ऐसा? तो ये सारा लॉजिक इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। अब बात करें, अगर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 281। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ही सबसे आसान रास्ता होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया जाए। डन। तो जिस इसी चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही डिटरमाइन करेगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जब भी वो केमिकल रिएक्शन करने जा रहा है। तो केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करता है, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। तो अगर आइसोटोप्स की बात की जाए तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगा, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर होंगी। ठीक है। थोड़ा बहुत केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि काइनेटिक्स हल्का फुल्का इफेक्ट हो सकता है, दैट इज इट। बस।
इसके अलावा नहीं। अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो एक दो बातों पर निर्भर करता है। एक एक तो कि कौन सा एलिमेंट, यानी उसका रिएक्शन टेंडेंसी क्या है। दूसरा, ये डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे, यानी वजन क्या है। इसका वजन है 14, इसका वजन है 15, तो दोनों का मास जो है वो डिफरेंट है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। देयरफॉर ये क्या होगा, ये डिफरेंट होगा, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, डन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव आइसोटोन्स। अब समझ लेते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं। इन्हें, ये आइसोटोन्स किन्हें कहेंगे हम लोग। आइसोटोन्स उन्हें बुलाते हैं जैसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहां से अलग अलग एलिमेंट हो जाते हैं, इससे पहले एलिमेंट सेम था, एलिमेंट सेम था तो एटॉमिक नंबर भी सेम था। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जिनमें न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो बराबर हो। अलग अलग एलिमेंट के एटम हो, बस न्यूट्रॉन की संख्या अगर उनमें बराबर है तो उन्हें आइसोटोन्स कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल क्लोरीन 17 और 37, और कार्बन कैल्शियम 20 और 40। अगर इनमें बात करें न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या है, तो 37 माइनस 17 दैट इज 20। इसमें अगर बात करें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो 40 माइनस 20 अगेन 20। तो दोनों में अगर न्यूट्रॉन्स के नंबर्स की बात की जाए कि किसमें ज्यादा न्यूट्रॉन है, सॉरी क्या दोनों में क्या सेम न्यूट्रॉन है, तो जवाब है हाँ, दोनों में सेम न्यूट्रॉन है। तो बोथ विल बी कॉल्ड एज आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। दोनों को फिर एक दूसरे के क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बुलाएंगे। ठीक। जैसे यहां 11 - 5 6, यहां 12 - 6 6। क्लियर एकदम। सो दीज टू विल बी आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, इफ वी वांट वी कैन गिव मेनी मोर एग्जांपल्स ऑफ इट। अरे भाई जैसे पोटेशियम 19 और 39 लो, मान लेते हैं यही लिखना है, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए हो जाएगा सिंपली 20। तो ये तीनों फिर आइसोटोन्स हो गए। तो ये थे आइसोटोन्स। अच्छा, आइसोटोन्स मतलब पहले वाले में ही सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, पहले वाले में ही पॉइंट थोड़ा सा लीगल टाइप का बन पाता है। अदरवाइज याद रखेंगे कि बियॉन्ड आइसोटोप्स हम लोग किसी में ये बात नहीं कर सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी कोई सेम है या डिफरेंट है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। रीजन है उसके पीछे कि भाई देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है, एलिमेंट ही अलग है। और अगर एलिमेंट ही अलग है, ये कार्बन लिख दिए हैं क्या, Cl होगा ना, क्लोरीन। ठीक है, ये छूट गया था, ह्यूमन एरर, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर एलिमेंट ही अलग है, तो जैसे ये बात करें तो क्लोरीन है, ये कैल्शियम है, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो गया, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट। अब बात करेंगे आइसोबार्स। ये हम लोग बोलते हैं एटम्स ऑफ different elements having same मास नंबर, जिनमें मास नंबर क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, इसे मास नंबर कहते हैं हम लोग। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, इसे आइसोबार्स कहेंगे। यहां पर मैं एग्जांपल की अगर बात की जाए, तो जैसे कि लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14। जैसे बात करें तो पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 19 40, अर्गन 18 40। तो दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, जहां न्यूट्रॉन्स, सॉरी, जहां पर मैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन यानी इस संख्या का नंबर, ये दोनों बराबर होते हैं, है ना। ठीक है, सो दीज टू आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव अनदर कॉमन टर्म, वी कॉल इट आइसोडाइफर्स। क्या होता है भाई आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स बोलते हैं हम लोग
atoms of atoms of different elements having same difference of neutron and proton। यानी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का ये जो नंबर है ये सेम आना चाहिए, ये आइडेंटिकल आना चाहिए, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे आइसो डाइफर्स। डन है एकदम। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, ये दोनों का अगर बात करें, कार्बन 612, ये भी ले लेते हैं। न्यूट्रॉन कितना है भाई 7, प्रोटॉन कितना है 7, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना है 0। इसमें भी आप करके देखो 0, इसमें भी करके देखना 0, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए भाई, ये तीनों एक दूसरे के हो गए आइसोडाइफर्स। ठीक है। अब जैसे और एग्जांपल के बारे में बात करें तो लेट अस टेक फॉर एग्जांपल लिथियम 37, जैसे लिथियम 37, बेरिलियम 49, फ्लोरीन फ्लोरीन 919। तो जैसे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन निकालो यहाँ, तो न्यूट्रॉन आएगा 7 - 3 4, तो 4 माइनस ये न्यूट्रॉन आ गया 4, और प्रोटॉन कितना 3 1, यहाँ आएगा 5 - 4 यानी 1, यहाँ आएगा 10 - 9 यानी 1। तो ऑल दीज हैव सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ देयर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दीज आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। अच्छा, इसका यूज क्या है इतना जो पढ़ रहे हैं हम लोग? इसका यूज आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस में जैसे हम लोग बोलते हैं कि कभी भी अल्फा डीके होता है किसी का, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एमिशन शो करता है और उसमें अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, तो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करने के बाद जो एलिमेंट बनता है, जो एटम बनता है, वो और पहले वाला एटम एक दूसरे के आइसोडाइफर्स होते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम लोग बुलाते हैं ऐसे स्पीसीज हैविंग। अच्छा, स्पीसीज से क्या मतलब है? स्पीसीज का मतलब है एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। डन। तो व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, जैसे CO2, जैसे N2O। इसमें बात करें तो 6 और 16 यानी 22। इसमें बात करें तो 14 और 8 यानी कि 22। दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एकदम ही सेम है। जैसे हम लोग बात करें तो जैसे NH3 CH4, NH3 CH4 NH2 माइनस NH4 प्लस, ये सभी क्या है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब जैसे इसमें पहला और दूसरा का बात करें तो ये तो मॉलिक्यूल है, ये दोनों, ये एक एनायन है, ये एक कैटायन है। तो आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या एटम हो सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो। जैसे और एग्जांपल अगर ले तो जैसे Na+ Mg+2, ये दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। 11 में से एक गया 10 इलेक्ट्रॉन, 12 में से दो गया 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर बात करें तो नाइट्रोजन के पास 7 है, एक हाइड्रोजन के पास 1, तो 3 हाइड्रोजन के पास 3, 7 3 10, 6 4 10, 7 और 2 हाइड्रोजन और एक नेगेटिव मतलब एक एक्स्ट्रा यानी 10, 7 और 4 एक पॉजिटिव मतलब एक कलॉस यानी 10। तो ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने पास हैं इन सब में, तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारे के सारे। जिसमें कि हम लोग अमोनिया, मीथेन ये देख रहे हैं मॉलिक्यूल है, अमाइड आयन, अमोनियम आयन, ये तो आयंस है। ठीक है, डन। लास्ट पॉइंट ओवर हियर इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स हम लोग बुलाते हैं स्पीसीज which consists of atoms of different elements, यानी अलग अलग एलिमेंट के एटम हो सकते हैं, different elements but are
स्ट्रक्चरली सिमिलर। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं। अब स्ट्रक्चरली सिमिलर जो है कि स्ट्रक्चर सेम हो, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? इसके लिए दो क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाता है। पहला क्राइटेरिया जो है जिसको ध्यान में रखेंगे वो है कि नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, शुड बी सेम। अब इस बात को समझे, जैसे अगर हम बोलना चाह रहे हैं कि भाई दो मॉलिक्यूल या दो स्पीसीज एक जैसे हैं, दो मॉलिक्यूल या दो स्पीसीज एक जैसे हैं, स्ट्रक्चर वाइज एक जैसे दिखते हैं, तो अगर स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं तो कम से कम उनमें एटम्स की संख्या तो सेम होनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि एक स्पीसीज में 10 एटम है, एक में दो ही एटम है और दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, तो भाई दिक्कत है, नहीं, स्ट्रक्चर सिमिलर होने के चांसेस थोड़े से कम है। डन, यहां तक बात समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इस चीज को समझेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, ये एटम्स की जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सेम। डन। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम क्यों होना चाहिए ये समझ लें। इलेक्ट्रॉन्स इसलिए सेम होना चाहिए ताकि जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो सेम दिखाई दे। मतलब अगर हम दो मकान बना रहे हैं और दोनों मकान एक जैसे दिखने चाहिए, तो कम से कम उसमें पिलर्स यानी एटम्स की संख्या तो सेम हो और दीवार का जो पैटर्न है वो भी सेम हो। तो उसके लिए तो फिर बॉन्डिंग पैटर्न मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होनी चाहिए। डन है। अब आगे समझेंगे बात को। तो यहां से एग्जाम्पल है जैसे CO2, जैसे N2O। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, जैसे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन यानी टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें बात करें तो इसमें है 7 दूनी 14 और 8 यानी 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करें कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स के की संख्या यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ द स्पीसीज आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल। अब स्ट्रक्चर सिमिलर है या नहीं ये देख लिया जाए, तो इसके लिए अब दूसरा क्राइटेरिया देखा जाए, तो दूसरा क्राइटेरिया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला क्राइटेरिया तो हो गया। अब नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, तो इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन यानी 3 एटम्स आर देयर। इसमें बात करें तो हेयर ऑल्सो 3 एटम्स आर देयर। तो इनका स्ट्रक्चर अब बना करके देखा जाए। CO2 ऐसा होता है, आपको अभी स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव दिस थिंग टू यू कि भाई आपको समझ में आ जाए। तो ये कुछ ऐसा होता है, एकदम एक जैसा स्ट्रक्चर है लगभग। हाँ, वो चार्ज का एक डेवलपमेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है बेसिकली, इसलिए। चलो जी आगे बढ़ेंगे। और कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे, और कुछ एग्जाम्पल में CO2 N2 हो गया, जैसे एक CO और N2, इसमें भी बात करें तो दो एटम है, इधर वाले में भी बात करें तो दो एटम है, और इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6 और 8 14, इसमें बात करें तो 7 दूनी 14 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो द सेम। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनता है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ ऐसा बनता है, तो ये भी एकदम सेम है। जैसे और एग्जाम्पल, जैसे बेंजीन होता है C6H6, ऐसे ही एक इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है B3N3H6। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ो तो 6 × 6 36 प्लस 6 42, इसमें जोड़े तो नाइट्रोजन का होगा 7, तो 7 × 3 21, नाइट बोरोन का 5, 5 × 3 15, तो 15 और 6। अब अगर इसे जोड़े तो ये आता है कितना, ये 21 21 अगेन 40। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। अब एटम्स की नंबर को देखा जाए तो 6 और 6 12 एटम्स। अगर इसमें देखें तो इसमें भी देखें तो 6 और 6 12 एटम्स। अब अगर हम स्ट्रक्चर बना करके आपको इस चीज को समझाएं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का ये होता है। लेट मी ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। ये देखो आप, बेंजीन कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां हर कॉर्नर पे एक कार्बन मौजूद है, एक डबल बॉन्ड होता है और हर जगह से एक हाइड्रोजन निकला हुआ होता है। ठीक है, डन। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा बेंजीन का, पहले आपने देख भी रखा होगा कहीं ना कहीं। अब इनऑर्गेनिक बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये N B N B डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड H, सॉरी,
यहाँ से एक एच लगा हुआ होगा, यहाँ से एक एच, आप समझ जाइए, ऊपर ड्रॉ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यहाँ एच 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 और एच, यहाँ भी एक एच लगा हुआ होगा। डन। So again the structure is exactly same. So these were isosters. अगर इसे एक जगह पे समराइज करना चाहें तो आप ऐसे समराइज कर सकते हैं चीजों को याद रखने के लिए, कि जैसे अगर हम बात करें आइसोटोप्स तो इसमें प्रोटोन सेम, आइसोटोन्स तो इसमें एन फॉर न्यूट्रॉन सेम, आइसोबार तो इसमें बी से बोथ सेम, बोथ का मतलब है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का ये जो सम है ये बोथ सेम होगा, ये दोनों सेम हो जाएगा। फिर बात करें आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स में है डी, डी फॉर डिफरेंस सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये तो पूरा नाम ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन सेम, आइसो स्टर्स, स्टर्स फॉर एस फॉर स्ट्रक्चर सेम। तो ये याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक हुआ। चलो फिर that is it for today. Thank you so much for watching the entire video lecture. I hope that you will find this video lecture helpful for you. Stay tuned for upcoming video lectures. See you. Bye.